अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदीलुर रहमान है और आज हम दिमागी फोड़ा यानी ब्रेन एब्सेस पे बात करेंगे। आज हम दिमागी फोड़े यानी ब्रेन एब्सेस के क्या है, इसके बनने के मराहिल क्या हैं, अलामात और इसके अलावा तशख़ीस करने को हम जानेंगे। ये एक फोकल इन्फेक्शन है यानी दिमाग के किसी मखसूस हिस्से की सोजिश से शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते ये एक एब्सेस यानी फोड़े की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसके गिर्द एक सख्त तह की झिल्ली होती है जिसको हम इसका कैप्सूल भी कहते हैं। अगर फौरी तौर पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये मुहलिक भी साबित हो सकता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे बनता है? ये डायरेक्टली तौर पर किसी चोट लगने के नतीजे में ट्रॉमा यानी और इसके अलावा जिस्म के किसी दूसरी हिस्सा का जब इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ से भी खून के ज़रिए दिमाग में फैल सकता है यानी फेफड़ों और दिल के इन्फेक्शन में। अब इसकी जो वजूहात हैं उसमें मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है। इसके अलावा फंगस और पैरासाइट भी ये ब्रेन एब्सेस कॉज करते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर में क्या आता है? रिस्क फैक्टर्स जो कि खतरात बनते हैं ब्रेन एब्सेस बनाने का, फेफड़ों का इन्फेक्शन जिनमें और इसके अलावा दिल का इन्फेक्शन, एट्रोवेनस फिस्टुला जिसमें आर्टरीज और वेन्स डायरेक्टली मिले हों, और इसके अलावा दिल की सोजिश यानी एंडोकार्डाइटिस और पैदाइशी दिल के मसले, कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़, और इसके अलावा ये साइनोसाइटिस यानी साइनसिस के इन्फेक्शन से। साइनसिस हमारे फेस में मौजूद होती हैं, चेहरे में मौजूद होती हैं और यहाँ पे नॉर्मली एयर होती है। यहाँ का अगर इन्फेक्शन हो जाए जिसको ट्रीट ना किया जाए तो वो भी ब्रेन एब्सेस यानी दिमागी फोड़े बनने का बाइस बनता है। और इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया यानी कान के इन्फेक्शन में कुछ लोगों को कान का इन्फेक्शन होता है या उनके कान से पानी या रेशा निकलता है जिसका वो बर वक्त इलाज नहीं लेते, तो इसके नतीजे में भी ब्रेन एब्सेस बन सकती है। इसके अलावा वो पेशेंट जिनका रिसेंटली कोई ट्रांसप्लांट लिया हो और ट्रांसप्लांट हुआ हो या कोई ट्रांसप्लांटेशन की उनमें कोई हिस्ट्री हो, और इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो यानी उनका क़ुव्वत मुदाफ़त सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जैसे कि HIV और एड्स वाले पेशेंट्स। स्टेजेस पे बात करेंगे कि ये किन मराहिल से गुजर के बनता है। अब इसके जो मराहिल हैं बनने के वो हम प्रिट एंड एंथमैन क्लासिफिकेशन के ज़रिए बयान करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसे हम अर्ली सेरिब्रेटिस यानी शुरू की सोजिश कहते हैं, जो 1 से 4 दिन में होता है। अब इसमें जो पेशेंट को अलामत आती हैं वो सर दर्द होना, झटके लगना, बुखार होना और इसके अलावा दिमागी या ज़हनी तवाज़ुन में ख़राबी, इसके अलावा और कन्फ्यूजन हो सकते हैं। अब ये जो मराहिल हैं इनका जानना क्यों ज़रूरी है? इनका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मराहिल हमें बताते हैं कि दवाइयाँ कम असर करेंगी, ज़्यादा असर करेंगी या नहीं असर करेंगी। अमूमन अर्ली सेरिब्रेटिस में जो दवाइयाँ हैं वो अच्छी तौर पे ज़्यादा असर करती हैं यानी मेडिकल ट्रीटमेंट अमल करता है और अर्ली ट्रीटमेंट में पेशेंट को फ़ायदा भी होता है। अब इसकी जो सेकंड स्टेज है हम उसको लेट सेरिब्रेटिस कहते हैं यानी सोजिश का जो राहिल है वो अ, अपने लेट मराहिल में दाखिल हो जाती है, सोजिश अपने लेट मराहिल में दाखिल हो जाती है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो है सोजिश बढ़ती है और उसके जो सप्लाई है खून की उसमें भी इजाफा होता है, और ऐसी सूरत हाल में पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आना शुरू हो जाते हैं यानी जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। अब किस हिस्से में कमज़ोरी आती है वो इस बात पे मुनसर करता है कि ये जो सोजिश है किस हिस्से में बन रही है। और इसके अलावा जो तीसरी स्टेज है हम उसको अर्ली कैप्सूल फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें जो फोड़ा है उसका कैप्सूल बनना स्टार्ट हो जाता है जो कि स्टार्ट होने के अर्ली मराहल में होता है। अब जो लेट कैप्सूलर फॉर्मेशन स्टेज है उसमें जो कैप्सूल है और मोटा हो जाता है, और ऐसी स्टेजेस में अर्ली कैप्सूल और लेट कैप्सूल में दवाइयाँ बहुत कम असर अंदाज करती हैं। जो लेट कैप्सूल फॉर्मेशन की स्टेज है वो 14 दिन से तकरीबन महीनों तक रहती है। इसलिए दवाइयाँ असर करेंगी या नहीं करेंगी ये स्टेजेस पे भी बहुत ज़्यादा मुनहसर होता है।
अब हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम्स या अलामात पे गौर करेंगे। 50% लोगों में बुखार देखा गया है। इसके अलावा जो दूसरी अलामात हैं उनमें बुखार, उल्टी का होना, मतली का होना, कोई जिस्म की हिस्से की कमज़ोरी और झटके और कन्फ्यूजन या कोमा शामिल है। अब ये देखा गया कि ये औरतों की निस्बत मर्दों में दुगना होता है। 30 और 40 साल की जो उम्रों में लोग हैं उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा जो मौलिक होने के चांसेस है वो 30% या 30% है। अब ये मौलिक होने के जो चांसेस हैं वो इस बात पर भी मुनहसर हैं कि ये और जो दिमागी फोड़ा है वो जिस्म दिमाग के किस हिस्से में है और इसके अलावा इसकी ताकत या वीरुलेंस पे भी डिपेंड करता है। करेंगे वो कौन से टेस्ट हैं जिनकी बुनियाद पे हम तशखीस कर सकते हैं कि ये वाकई एब्सेस है या कोई और चीज़ है। सीटी स्कैन और एमआरआई की बुनियाद पे हम अमूमन बता सकते होते हैं कि ये एब्सेस यानी दिमागी फोड़ा है। बाज़ मरतबा हम कंफ्यूज होते हैं कि ये रसोली भी हो सकती है या इन्फाक्शन या कोई दिमाग का और मसला जिनमें डीमाइलिनेटिक डिजीज आ जाती हैं। तो ऐसी सूरत में हम एमआरआई की एक किस्म है जिसे डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस कहते हैं वो करवाते हैं। और इसके अलावा वो एक और अच्छा टेस्ट जिसे एमआरएस यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी कहते हैं उसकी बुनियाद पे भी किया जा सकता है, जो कि दिमाग की रसौलियों और इसके अलावा जो दिमागी फोड़ा है उसके अंदर फ़र्क देता है। एमआरएस जो स्कैन है उसमें अमूमन अमाइनो एसिड्स और लैक्टेट की पीक देखी जाती है जो कि रसौलियों में नहीं देखी जाती। इसका कोई एक सिंगल इलाज या सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है। आमतौर पर हम सर्जरी और दवाइयाँ दोनों इस्तेमाल करते हैं। दवाइयों में जो मेडिकेशंस हैं उनमें स्टीरॉयड्स और एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स 2 या 3 कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। स्टीरॉयड्स हम इसलिए देते हैं कि दिमाग की सोज को कम किया जा सके। और अमूमन जो एंटीबायोटिक्स हैं वो 6 से 8 हफ्ते दी जाती हैं और उसके बाद 6 से 8 हफ्ते हम आईवी देते हैं, मतलब कि वेन में लगती हैं, और 6 से 8 हफ्ते हम मुंह के ज़रिए देते हैं उसके बाद। इससे हमें इसकी संगीन नोयत के बारे में पता चलता है। अब जो दवाइयाँ हैं वो अकेली कब दी जाती हैं जिसके असर करने के चांसेस कम होते हैं। अकेली दवाइयाँ हम उस सूरत में देते हैं अगर के फोड़ा अपनी अर्ली स्टेजेस में हो, जब उसके गिर्द कैप्सूल या वो झिल्ली जो सख्त होती है वो ना बनी हो, क्योंकि इस तरह से दवाइयाँ वहाँ इन्फेक्शन में जा सकती हैं इजीली। जब कैप्सूल बन जाता है या उसके गिर्द तह बन जाती है तो दिमाग की जो दवाइयाँ हैं वो दिमाग के अंदर नहीं जा सकती। इसके अलावा जो अलामात का दौरानिया 14 दिन से कम हो तब दवाइयाँ अच्छी असर करती हैं। अगर जो दिमागी फोड़े का साइज़ 2.5 से कम हो तब दवाइयाँ ज़्यादा असर करती हैं। इसके अलावा जब हम दवाइयाँ स्टार्ट करें और पहले हफ्ते में मरीज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाए तब हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मरीज़ अगर खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में सर्जरी नहीं की जा सकती होती। और दवाइयाँ हम उस सूरत में भी देते हैं अगर के जो दिमागी फोड़ा है वो इनएक्सेसिबल जगह पे हो, यानी जहाँ पे हम पहुँच कर सर्जरी ना कर सकें, जैसे ब्रेन से सांस और दिल वाले हिस्से। और इसके अलावा अगर मरीज़ को गर्दन दौड़ बुखार हो जाए या दिमागी और इन्फेक्शन हो जाए तो तब भी हम दवाइयाँ ही इस्तेमाल करते हैं। अब जो दवाइयों को मैंने आपको दौरानिया बताया था कि 6 से 8 हफ्ते आईवी और उसके बाद 6 से 8 हफ्ते मुंह से लेनी है, उसका दौरानिया इस पे भी डिपेंड करता है कि मरीज़ की क्लिनिकली कंडीशन इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही, और इसके अलावा रेडियोलॉजी पे भी देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही, तो उसमें भी हम रद्दोबदल कर देते हैं। और इसके अलावा अब जो रिसर्चेज आई हैं उसमें कहते हैं कि अगर आपने सर्जरी के ज़रिए दिमागी फोड़े को निकाल दिया है तो उसमें एंटीबायोटिक्स का दौरानिया कम हो जाता है, कम देने पड़ते हैं, मतलब कि हफ्ता भी मोर देन इनफ होता है दवाइयाँ इस्तेमाल करने के लिए एंटीबायोटिक्स, अगर आपने पूरी की पूरी कैप्सूल समेत दिमागी फोड़ा निकाल दिया है। इसके अलावा अगर दिमाग में मल्टीपल फोड़े हों छोटे छोटे तो उस सूरत में भी हम दवाइयाँ ही देते हैं। अब जो सर्जरी है, सर्जरी 2 तरह की होती है। या तो हम पूरी दिमाग खोल के उसको निकालते हैं कैप्सूल समेत, या फिर हम छोटा-सा सुराख करके जो उसकी झिल्ली है उसको फाड़ के वो सिरिंज के ज़रिए से अंदर से रेशा निकाल लेते हैं। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें सर्जरी करनी ही करनी होती है।
यानी इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी कब बनती है। तो उनमें सबसे पहले साइज़ है, साइज़ 3 सेंटीमीटर से ऊपर है तो सर्जरी करनी ही करनी है। और इसके अलावा अगर ये दिमागी फोड़ा इर्द गिर्द के हिस्सों में प्रेशर डाल रहा है जो कि हमें सीटी और एमआरआई में पता चल जाता है, तब भी सर्जरी बनती है। और इसके अलावा अगर जो मरीज़ है उसके दिमाग का प्रेशर बढ़ा है तब भी सर्जरी करनी है। इसके अलावा अगर मरीज़ के जो तशख़ीस नहीं हो रही कि वाकई ये ब्रेन एब्सेस है, फिर भी हम सर्जरी करते हैं। इसके अलावा दवाइयों की सेंसिटिविटी जानने के लिए, मतलब कि ये जानने के लिए ये कौन से किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं या इन्फेक्शन है और उन पे कौन सी किस्म की दवाइयाँ असर करेंगी। इसके लिए फिर टेस्ट भिजवाते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, उसमें बता दिया जाता है कौन सी दवाइयाँ इस पे असर करती हैं, फिर वो हम मरीज़ को वो दवाइयाँ चलाते हैं। और इसके अलावा अगर जो ये दिमागी फोड़ा है वेंट्रिकल्स के पास हो, मतलब कि वेंट्रिकल्स वो जगह होती हैं जहाँ पे दिमाग का पानी हो, अगर वहाँ पे ये फोड़ा फट जाए तो ये इन्फेक्शन पूरे दिमाग में फैल जाता है। और जब एक मरतबा वेंट्रिकुलाइटिस हो जाए तो उसकी मोहलिक होने के चांसेस या अमवात के चांसेस मरीज़ के 90 से 100% होते हैं। इसके अलावा मरीज़ की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो, मसलन मरीज़ आमतौर पर रिस्पॉन्स ना करे वॉइस पे, सुनने पे, बुलाने पे, सिर्फ पेनफुल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करे या उस पर भी ना करे, तब भी सर्जरी ही करनी होती है। इसके अलावा अगर दिमागी फोड़ा तब बनता है दिमागी चोट लगने के बाद कि जब कोई बाहर से चीज़ अंदर चली गई है, जैसे कि किसी को दिमाग में गोली लगी है उसके बाद ब्रेन एब्सेस बन गई है तो उसको भी सर्जरी से ही ट्रीट करना होता है। अगर एब्सेस फंगस की वजह से है तब भी हम उसका एक्साइज करते हैं, उसके क्लूज मिल जाते हैं। पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, कुव्वत इम्दाद सिस्टम उसका बड़ा वीक होता है। इसके अलावा सीटी और एमआरआई पे भी इन फाइंडिंग्स का पता चल जाता है। इसके अलावा एब्सेस यानी दिमागी फोड़ा अगर मल्टी लोकुलेटेड हो, यानी उसमें खाने बहुत ज़्यादा बने हों, तब भी सर्जरी ही करनी पड़ती है। और इसके अलावा और इंडिकेशन में अगर दवाइयाँ असर ना कर रही हों, जिसका पहले हफ्ते में पता चल जाता है कि दवाइयाँ असर कर रही हैं या नहीं कर रही, तब भी अगर दवाइयाँ असर नहीं कर रही तो सर्जरी ही बनती है। पुराने दिनों में जब सीटी एमआरआई नहीं होता था तो मवाद की शरह ब्रेन एब्सेस में 40 से 60% तक थी, जो अब 10% कम हो गई है। अब इसमें मवाद की शरह 30% होती है। इसके अलावा मल्टीपल स्टडीज़ मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि इलाज के बाद ऐसे मरीज़ों का क्या बनता है। तो उसमें एक स्टडी थी जिसमें 50% केसेस पे स्टडी की गई और उसमें बताया गया कि मोर्टेलिटी यानी मरने के चांसेस 10% तक थे। न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी यानी जिसमें किसी हिस्से में कमज़ोरी या मरीज़ दूसरों पे यानी मरीज़ दूसरों पे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए डिपेंडेंट हो जाए, उसके चांसेस 45% है। इसके अलावा झटके लगने के चांसेस 27% है जो अमूमन लेट आते हैं। इसके अलावा एक साइड की कमज़ोरी के चांसेस 29% केसेस में देखे गए। सो इसके जो इलाज की इतनी जो लंबी लिस्ट है तो उससे हमें अंदाज़ा यही लगता है कि ये दवाइयाँ जितनी अरसा चलानी पड़ती हैं तो ये बताती है कि ये नहायत ही संगीन है और अगर इसका इलाज ना लिया जाए तो ये मोहलिक साबित होता है। इसका डायग्नोस हम कैसे करते हैं और दूसरी बीमारियों से कैसे इसको जुदा करते हैं डायग्नोसिस की बुनियाद पे। अब सीटी एमआरआई में अक्सर देखा जाता है कि इसके गिर्द एक रिंग बनी होती है फोड़े के गिर्द, जो कि अक्सर बाकी लीजन्स में भी हो सकती है या बीमारियों में हो सकती है, जैसे कि अगर कोई मेट्स हो दिमाग में यानी मेटास्टेसिस हो दिमाग के किसी और हिस्से का, अगर दिमाग में ट्यूमर किसी और हिस्से से आ जाए, या इसके अलावा एक जड़ों वाली रसौली ग्लियोब्लास्टोमा वो भी एब्सेस की तरह लगती है। इसके अलावा इन्फॉक्शन या डीमाइलिनेटिंग डिजीज़, रेडिएशन नेक्रोसिस। अब इनको हम अक्सर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन की बुनियाद पे भी असेस कर लेते हैं। इसके अलावा DWI जो कि मैंने बताया कि हमारी का एक टाइप है डिफियन वेटेड इमेज, उसमें उसकी बुनियाद पे भी हम असेस कर लेते हैं कि ये एब्सेस है या ट्यूमर्स हैं। इसके अलावा MRS जिसमें लैक्टेट और माइनोइस्टर की पीक देखी जाती है उसकी बुनियाद पे भी हम असेस कर लेते हैं ये ट्यूमर है या बाकी कोई और कंडीशन या दिमागी फोड़ा। अब इसके की कंसेप्ट्स में रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बताया कि ये जिस्म के किसी और हिस्से का इन्फेक्शन खून के जरिए दिमाग तक फैल सकता है जो कि दिमागी फोड़ा बना सकता है। इसके अलावा किसी और से ये लग सकता है और इसके अलावा ट्रैक्ट ट्रॉमा हो उसके नतीजे में, और इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स में
फेफड़ों के, दिल के इन्फेक्शंस और पैदाइशी दिल के मसले, क़ुव्वत मुदाफ़त का कम होना, साइनोसाइटिस का हो जाना या ओटाइटिस मीडिया या कोई डेंटल प्रोसीजर का होना। बाकी इसकी जो सिम्टम्स हैं, जिस तरह ट्यूमर्स जो प्रेशर देने वाले होते हैं उसी तरह होती हैं, बट ट्यूमर्स और दिमागी फोड़े में एक बुनियादी फ़र्क हम सिम्टम्स की बुनियाद पे भी कर सकते हैं, क्योंकि दिमागी फोड़े में जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जल्दी करते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्यूमर्स। और इसमें अक्सर जो खून का टेस्ट है उसमें वाइट ब्लड सेल्स हमें नॉर्मल मिलते हैं या स्लाइटली रेज होते हैं, लेकिन सीआरपी इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म, जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म देखा गया है जो कि एब्सेस का काज करता है, 60% स्ट्रेप्टोकोकस होता है। और इसके अलावा हमें ब्रेन एब्सेस के 40 से 50% केसेस ऐसे भी मिलते हैं जिनमें हमें कोई सोर्स नहीं मिलता कि ये चीज़ क्या है। और इसके अलावा सीटी एमआरआई की बुनियाद पे हम देख सकते हैं कि ये एब्सेस है या कोई और चीज़ है। एब्सेस अमूमन गोल सी होती है, उसके इर्द गिर्द रिंग होती है, और बाकी ट्यूमर से या और कंडीशन से हम TWI इमेजेस और MRS की बुनियाद पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका इलाज है उसमें ना सिर्फ कि हम सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स देते हैं, बल्कि हम वो कंडीशन या चीज़ को जांचने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से ब्रेन एब्सेस हुई, जिस तरह साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, डेंटल प्रॉब्लम्स, कार्डियक या पल्मोनरी प्रॉब्लम्स। हम इनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ ब्रेन एब्सेस का भी इलाज करते हैं। अब हम इतनी डिस्कशन के बाद हम इस फैसले पे पहुंचते हैं कि ये एक मुहलिक बीमारी है और इसका इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि मरीज़ को फ़ायदा हो, और इसकी तशख़ीस भी जल्द से जल्द करवानी चाहिए। बाकी इसकी जो स्टेजेस हैं, बनने के मराहिल हैं दिमागी फोड़े के, और इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इलाज की हसासियत इस पे डिपेंड करती है। और इसके अलावा अगर लोगों में इसकी अवेयरनेस होगी तो लोग अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर्स के ज़रिए किसी टर्शरी हॉस्पिटल या किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकेंगे, और टाइमली इंटरवेंशन या मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से फीस की जान बच सकती है। अब अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और पैगाम अच्छा लगा हो तो ये पैगाम आप दूसरों तक पहुंचाएं ताकि लोगों में शौर पैदा हो और इन मोहलिक बीमारियों से बचा जा सके और टाइमली इलाज लिया जा सके। शुक्रिया।